तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज आपके सामने सेट नंबर दूसरा लेकर आया हूँ। इससे पहले हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वह पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है RO के नाम से। आप वहाँ से कंप्लीट जो है उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराया था पहले प्रैक्टिस टेस्ट में। तो आज मैं आपको 31 नंबर से प्रैक्टिस टेस्ट कराऊंगा और टोटल आपको इसमें भी आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और हिंदी की भी क्लास इसी चैनल पर जो है आपको कराई जा रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला नज़र आ रहा है प्रश्न और आपको उसका जवाब देना है। और इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो है पेपर में जो है चूज करना रहेगा। तो अब यहीं देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहीं देखिए, आपको सूची 1 दे रखा है और सूची 2 दे रखा है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपकी सिमलीपाल दे रखा है। अब सिमलीपाल कहाँ है? इधर आपका ज्योमंडल है, इधर आपकी अवस्थिति है। अब देखिए, सिमलीपाल दे रखा है। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो सिमलीपाल आपकी ओडिशा में है। कहाँ पे? सिमलीपाल आपकी ओडिशा में है। और आपको पंचमढ़ी दे रखा है। कहाँ क्या दे रखा है? पंचमढ़ी दे रखा है। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। अब यहीं देखिए, नंदा देवी दे रखा है। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है। देखिए, इसका एक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। डी का क्या हो जाएगा? आपका नोकरेक दे रखा है। इसका एक ही विकल्प बचा, तो आपका मेघालय आपका बचा है। तो देखिए, आपका पहले का चौथा, पहले का चौथा और ए का देखिए, ए का बी और बी का 2, क्या बी का 3 क्या हो जाएगा? बी का 3 और सी का 1 और डी का क्या? तो डी का 2। 4 3 1 2 क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में है, तो 4 3 1 2 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी तरह से आपको जो है पेपर मिलेगा और पेपर में आपको इसी तरह से जो है एक एक सूची को दूसरे सूची से सम्मिलित करना रहता है। अब यहीं देखिए, फिर आपको सेम क्वेश्चन मिला और इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और फिर आपको दिए गए कूट का सही उत्तर चूज करना है। अब यहीं देखिए, कह रहा है कि हरित पादक दे रखा है। क्या दे रखा है? अब सूची 1 को सूची 2 से अगर सम्मिलित करते हैं तो हरी पादप आपका दे रखा है। और हरी पादक क्या होते हैं? ये आपके होते हैं उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? हरित पादक आपके उत्पादक होते हैं। और आपका पर देखिए, पशु परजीवी दे रखा है। पशु परजीवी क्या है? ये आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? यह आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और आपका पादप परजीवी दे रखा है। पादप परजीवी क्या होते हैं? तो पादप परजीवी आपके प्रथम उपभोक्ता होते हैं। और एक बच्चा आपका कवक यानी जिसे फंगी कहते हैं, वह क्या होता है? तो ये आपका अपघटक होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारा नज़र आ रहा है। हम फर्स्ट लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कथन कथन दे रखा है और कथन से जुड़ा आपको जो है कारण दे रखा है। अब यहीं देखिए, कह रहा है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का होता है। क्या यह सही कह रहा है? अब देखिए आगे, कारण इसी से कह रहा कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में जो है बढ़ जाती है। अब यहीं देखिए, आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दोनों ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। या आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर आपका सही है। तो अब देखिए, अगर इस अनुसार हम देखें आपका 33 नंबर में, तो विकल्प हम देखिए, विकल्प नंबर सी करेक्ट कर देंगे। ए सही है परंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आपका आर गलत है, यानी हमारा ए सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा और ये हमारा आर गलत हो जाएगा। अगर बात करें कंप्लीट डिटेल्स में, तो जाड़े की अपेक्षाकृत ठंडी तथा भारी वायु में मोटर गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं वातावरण में
संघनित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें परिणाम देखने को मिलता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर आपका उच्च हो जाता है, जबकि ठंड मौसम में गाड़ियों के ईंधन दहन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो हमारा देखिए कथन तो हमारा सही है, लेकिन आर जो है आपका कारण आपका जो है गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब विचार क्या करना है, कह रहा है कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा कह रहा है कि मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। तीसरा कह रहा कि कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। अब 34 नंबर की बात करें तो 34 का देखिए ऑप्शन मैं आपको एक बार दिखा दूं तो देखिए पहला दूसरा तीसरा। अब इसमें हमारे विकल्प नंबर डी जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो हमारे तीनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे, यह भी और यह भी। अब देखिए आपकी कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2010 में 2010 में जो है कृषि मृदाएं पर्यावरण में लगभग आपके 70% कितना 70% अधिक नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्सर्जित में योगदान देती हैं। मवेशियों से पर्यावरण में बड़ी मात्रा में अमोनिया गैस निर्मुक्त होती है और इसके अनुसार पर्यावरण में लगभग 80% कितना 80%। और देखिए आपका दूसरा है ना, हाँ 80% अमोनिया का उत्सर्जन मवेशियों से होता है, जिसमें 1% आपका प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। और कुक्कुट उद्योग में बात करें तो कुक्कुट उद्योग से बड़ी मात्रा में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक के निर्मुक्तिकरण होता है, जिसकी मात्रा 2016 में जो थी आपकी 0.4 इंटू 5 टन थी और यह 2030 तक बढ़ने का अनुमान है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न यही क्या कह रहा है। ऑप्शन तो आपको इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन मैं ऑप्शन में बताऊंगा आपसे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो बायो रिजर्व पार्क आपका कहाँ पर है, बायो रिजर्व पार्क आपका देखिए तो उसके जो है बायो रिजर्व आपका दे रखा है ना, बायो स्फीयर रिजर्व दे रखा है। तो इनका जो संबंध किससे है, तो एडवर्ड एक सही सुमेलित है। तो आपके एडवर्ड सुएस हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एडवर्ड सुएस हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सत्य है। और इकोसिस्टम दे रखा है, इकोसिस्टम दे रखा है तो इकोसिस्टम आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके देखिए ये वाले हो जाएंगे इकोसिस्टम के आपके MG टांसले हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, MG इकोसिस्टम के MG टांसले हो जाएंगे। और इकोलॉजी दे रखा है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के आपके कौन हो जाएंगे, तो इकोलॉजी के आर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। अब देखिए इकोलॉजी दे रखा है ना, इसके कौन हो जाएंगे, इकोलॉजी के आपके हो जाएंगे देखिए आर्नेस्ट आपके हल्कल हो जाएंगे, आर्नेस्ट आर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे, हैकेल आर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा जो है बायो रिसर्व आपका एडवर्ड सुएस दे रखा है ना, इसके कौन हो जाएंगे, तो आपके एडवर्ड सुएस हो जाएंगे। ये तो हम एक मिनट देखिए आपको एक सही सुमेलित करने को कहता था, तो ऑप्शन ए हमारा सही सही सुमेलित है। क्या है, ए को आप देखिए इकोसिस्टम दे रखा है, इसका MG ट्रांसले हो जाएंगे, ये ऑप्शन ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और इकोलॉजी जो आपका दे रखा है इकोलॉजी, इसका MG ट्रांसले दे रखा है ना, ये अर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे, इस वजह से यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और जैव विविधता आपका रीटर दे रखा है, जैव विविधता के आपके कौन हो जाएंगे, तो ये जैव विविधता को कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे वाल्टर जी, कौन हो जाएंगे, वाल्टर जी हो जाएंगे। और हमसे सही पूछ रहा था तो हमारा बायो स्फीयर रिजर्व जो है आपका एडवर्ड सुएस है, ये हमारा सही है। बाकी मैंने आपको ऑप्शन क्लियर करा दिया कि इकोसिस्टम PD कॉन्डेल दे रखा तो आपका नहीं होगा, इसको इकोसिस्टम के कौन हो जाएंगे, तो अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। इकोलॉजी के कौन हो जाएंगे, तो इकोलॉजी के आपके इकोलॉजी के आपके अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। और इकोसिस्टम के कौन हो जाएंगे, तो MG टांसले हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, MC टांसले हो जाएंगे। और जैव विविधता आपके कौन हो जाएंगे, जैव विविधता के आपके हो जाएंगे और वाल्टर जी,
वाल्टर जी हो जाएंगे। अब ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऑप्शन तो इसमें आपके दे नहीं रखा है, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इस आपका ईश्वर बर्मन दे रखा है, ईश्वर बर्मन दे रखा है, ईश्वर बर्मन, तो ईश्वर बर्मन आपका दे रखा है ना, तो ईश्वर बर्मन आपके जॉन अब देखिए यहीं पर आपका ईश्वर बर्मन दे रखा है। ईश्वर बर्मन कौन है? ईश्वर बर्मन आपका जौनपुर दे रखा है, ये तो हमारा नहीं हो जाएगा। ईश्वर बर्मन आपका जौनपुर उत्तर प्रस्तर अभिलेख दे रखा है, यह नहीं होगा। अब यहीं देखिए सर्व बर्मन आपका गया ताम्रपत्र दे रखा है, क्या दे रखा है? यह आपका सर्व बर्मन आपका हेलो हेलो हेलो, लगता है टेक्निकल इशू हो गया। कोई नहीं, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब यहीं देखिए क्या विचार करने को कह रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, और दूसरा कह रहा है वहाँ से यहाँ दक्षिण तक पूर्व की ओर फैली हुई है, और तीसरा कह रहा है वह क्षेत्र जहाँ यह फैली है मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा है। तो कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन 1 2 3, 2 3, 3 और 1 2 3। तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा हमारे दोनों हो जाएंगे। अब देखिए अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति आपकी सिंधु सभ्यता का आपका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के आपके पश्चिम क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में आपका स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत सिंधु, पंजाब और घग्गर नदियों के क्षेत्र प्रमुख रूप से यहाँ थे, और यह संस्कृति आपके परिपक्व हुई थी। यहाँ से यह दक्षिण तक और पूर्व की ओर फैली हुई थी। इसका विस्तार आपका मिस्र से मेसोपोटामिया से अधिक था। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान था, और यहाँ तक संस्कृति प्रथम बार आपकी खोजी गई थी, और इसी के नाम पर यहाँ पर दिया गया था। इस सभ्यता का उत्कर्ष काल आपका कब हुआ? तो इस सभ्यता का उत्कर्ष काल आपका 2250 ईस्वी से 2250 ईस्वी से आपका कब तक? तो 1750 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आगे देखिए इसमें हमारा दोनों जो है सत्य हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, और सही कूट का आपको चयन करना है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आपका ऋषभनाथ दे रखा है, ऋषभनाथ, और इधर आपका संभवनाथ, पद्मनाथ और का पार्श्वनाथ है। अब यहीं देखिए, अब चलिए 39 नंबर है ना। अब यहाँ तीर्थंकर दे रखा है और आपका जन्म स्थान दे रखा है। यह क्वेश्चन आगे निकल गए क्या हम? कितना नंबर था? 38 ना, हाँ ठीक है 38 ना, ठीक है 38 ही है, 38 ही है। अब देखिए इधर तीर्थंकर दे रखा है, इधर आपका जन्म स्थान दे रखा है। अब बात करें तो देखिए अब इसमें हमारा विकल्प नंबर 4 3 2 1 है, 4 3 2 1 है। देखिए 4 3 2 1। अब देखिए यहाँ पे आपका ऋषभनाथ दे रखा है, क्या दे रखा है? ऋषभनाथ दे रखा है। तो अब देखिए आपका ऋषभनाथ आपका कहाँ पर है? तो आपका जन्म स्थान इनका अयोध्या है। कहाँ है? अयोध्या है। अब बात करें आपका संभवनाथ दे रखा है, संभवनाथ देखा है इनका कहाँ पर है? इनका है श्रावस्ती में। और आपका पद्मनाथ दे रखा है, इनका कहाँ है? तो कौशाम्बी में। अब एक आपका बचा है कौन? तो पार्श्वनाथ बचे हैं। पार्श्वनाथ का कहाँ है? तो काशी में हो जाएगा। अब देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा, और सी का दूसरा, और आपका डी का पहला। तो 4 3 2 1 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। इधर आपकी तीर्थंकर दे रखा था, और इधर आपका जन्म स्थान दे रखा था। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इधर आपके महाजनपद दे रखे हैं, और इधर उनकी राजधानियाँ दे रखी है।
अब मत्स्य दे रखा है, देखिए मत्स्य का दे रखा है ना। थोड़ा और डिटेल्स में बात करें, देखिए इनको मैं थोड़ा और डिटेल्स में बात करूं। देखिए आपका देखिए क्या दे रखा है, ऋषभनाथ दे रखा है, ऋषभनाथ। अब ऋषभनाथ की बात करें तो यह जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे और वह जम्मू द्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वह वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गए थे। इनका जन्म स्थान आपका कहाँ पर था? इनका जन्म स्थान आपका अयोध्या था। और इनके वर्णन आपके बात करें तो सर्वप्रथम इनका अगर वर्णन कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में इनका जो है वर्णन मिलता है। और भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हैं। कौन है? तीर्थ आपके ये तो पहले हो गए और दूसरे कौन है? तो दूसरे आपके जो हैं अजीतनाथ हैं। अब देखिए पद्मनाथ, आपका देखिए पद्मनाथ दे रखा है। पद्मनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर थे। कौन थे? तो छठवें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है कौसंबी में, कहाँ पर? कौसंबी में हुआ था। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौसंबी को विविध तीर्थकल्प कहा गया है। यह स्थान बौद्ध धर्म को भी तीर्थ स्थल माना जाता है। अब देखिए पार्श्वनाथ दे रखा है। पार्श्वनाथ कौन है? तो आपके 23वें तीर्थंकर हैं। कौन सा है? 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के हैं और ये इनका जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और यह राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उनका विवाह कुशल स्थल देश की राजधानी प्रभावती के साथ हुआ था। आगे देखिए, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब यही देखिए आपको सूची अब देखिए यहाँ पे आपका महाजनपद दे रखा है, इधर आपकी राजधानियाँ दे रखी है। और बात करें मत्स्य की, अब देखिए यहीं पर आपका मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो मत्स्य की राजधानी आपकी हो जाएगी विराटनगर। कहाँ पे? विराटनगर। अब यहीं बात करें, आप देखिए कुरु की कहाँ हो जाएगी? कुरु की आपकी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। अब देखिए सूरसेन की कहाँ हो जाएगी? तो सूरसेन की हो जाएगी मथुरा। और अस्मक का कहाँ हो जाएगा? तो अस्मक का आपका पोतन हो जाएगा। तो ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2। हम बात करें तो विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर सी में दे रखा है। और भी राजधानी देखें तो अगर हम और राजधानी की बात करें तो देखिए, और राजधानी की अंग देश की बात करें, अंग अंग की राजधानी कहाँ पर थी? तो अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। और मगध की राजधानी क्या थी? मगध की। तो मगध की राजधानी आपकी थी राजगिरी अथवा गिरिब्रिज थी। और काशी की वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का पावा जिसे कुशीनगर भी कहते हैं, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का आपका उत्तरांचल और अवंती का उज्जैनी। आगे देखिए, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में आपका सुमिलित नहीं है? तो शिल्प दिकारम दे रखा है और इसको आपको इलांगो आदिलकल दे रखा है। अब यहीं से अगर बात करें तो कौन सा आपका जो है, देखिए शिल्प दिकारम दे रखा है। शिल्प दिकारम आपका क्या है? ये आपका देखिए ऑप्शन आपका ये तो आपका सही है। मणि मैखले दे रखा है आपका, तिरुमाजीसी दे रखा है। ये आपका जो है सही सुमिलित नहीं है, बाकी ये सब आपके सही सुमिलित हैं। अब बात करें विकल्प नंबर 40 की, तो देखिए शिल्पाधिकारम समकालीन महाकाव्य है। इसकी रचना चेर शासक आपके सेनुगट्टवन के अनुज आपके इंकोलादिकल ने दी थी। और मणि मैखैले दे रखा है आपका, मणि मैखैले यह क्या है? यह भी आपका समकालीन महाकाव्य है। इसकी रचना मथुरा के एक अनाज व्यक्ति आपके शीतले संतनार ने की थी और यह आपका कौन था? तो बौद्ध था। और कुरल आपका दे रखा है, कुरल। कुरल क्या है? इसके प्रवेता कवि तिरुवल्लुवर थे। इनमें इसमें उनकी और उनकी पत्नी की कहानियाँ मिलती हैं। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचवेद भी कहा जाता है। और आपका चिरुमदल दे रखा है। चिरुमदल क्या है? इस ग्रंथ की रचना तिरुमंगे अलवर ने की थी। अब यही सूची 1 को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है। अब यही देखिए आपका इल्तुतमिश दे रखा है। इल्तुतमिश का क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश को देखिए, एक मिनट से थोड़ा सा कहें, आपका नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनाव करना है। अब देखिए इल्तुतमिश का आपका क्या दे हो जाएगा? तो आपका शमसी हो जाएगा। शमसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इल्तुतमिश का आपका शमसी हो जाएगा। और बलवन दे रखा है, बलवन का क्या हो जाएगा, बलवन का ये आपकी इलबरी हो जाएगा। और जमालुद्दीन याकूत दे रखा है, जमालुद्दीन याकूत का आपका क्या हो जाएगा, हफ्सी हो जाएगा। और मंगू का आपका मंगोल हो जाएगा। तो हमारा देखिए ए का क्या हो गया, ए का पहला और बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला 1341 क्या हो जाएगा, 1341 हो जाएगा। 1341 देखिए कहाँ पर है, 1341, तो 1341 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान देंगे, 40 है ना, 41 है ना, 1342 होगा ना, हाँ 1 मिनट, 1342 यानी हमारा था क्या, तो इल्तुतमिश का क्या था, इल्तुतमिश का आपका शमसी था। और बलवन का क्या था, बलवन का आपका इलबरी था, क्या था, इलबरी था। और जमालुद्दीन याकूत का क्या था, तो ये जमालुद्दीन याकूत का आपका था क्या, हफ्सी, क्या था, हफ्सी था। और ये आपका इसका था, 1 मिनट, आपका इसका था मंगोल का। तो पहले ए का पहला और बी का तीसरा और डी का दूसरा और सी का चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, सी का चौथा, डी का दूसरा। हाँ, तो ये हमारा पहले में है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर कर रखा था ऑप्शन, देखिए पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यही देखिए कह रहा कि पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो यहाँ पे आपको नीचे कूट दे रखा है, देखिए नीचे कूट दे रखा है, कह रहा पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित किन क्षेत्रों में निपुण थे। तो कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। तो अब देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हम अगर बात करें, यानी आप देखिए आपकी जो पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थीं वह कुश्ती में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी और लेखाकरण में भी और भविष्यवाणी में भी, यानी इन सभी में जो वह थी वह बिल्कुल के इन सारे में वह जो थी कुशल थी। क्या थी, वह सभी की सभी कुशल थी। पुर्तगाली यात्री नूनिज जो एक घोड़े का व्यापारी था और जो विजयनगर के शासक अच्युत राय के काल में विजयनगर आया था। और यह यहाँ पर वह 3 ईयर रुका था, कितना, 3 ईयर उसने रुका था यहाँ पर। और नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी आदि क्षेत्रों में वह निपुण थी। तो ऑप्शन हम देखिए चारों तो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब चारों देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में चारों हैं। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ध्रुव दास का आपका देखिए, ध्रुव दास का क्या हो जाएगा, तो ध्रुव दास का आपका क्या हो जाएगा, भक्त नामावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। ध्रुव दास का भक्त नामावली हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपका, नाभा दास का क्या हो जाएगा, नाभा दास का भक्तिमाला, यह भी सत्य हो जाएगा। रसखान का रसिक प्रिया दे रखा है, रसखान का तो ये हमारा सुमिलित नहीं है। उस्मान का चित्रावली दे रखा है, तो यह भी बिल्कुल हमारा सत्य है। अब रसखान का क्या है, तो देखिए रसिक प्रिया किसका है, रसिक प्रिया आपका रसखान का नहीं है, यह किसका है, तो केशव दास का, किसका, तो केशव दास का है, ये केशव दास का है आपका रसिक प्रिया। यही हमारा जो गलत था, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 42, 43, 44। अब देखिए यहीं पर कह रहा कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। अब कारण कह रहा है उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगता था। तो कूट अब कूट यहाँ पर देखिए आपका कूट भी दे रखा है। मैं थोड़ा छोटा कर दूँ क्वेश्चन, देखिए अब दिख रहा होगा। अब देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए आर दोनों सही है, लेकिन किंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए वाजिर इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात अली गौहर शाह आलम द्वितीय के उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठ गया, परंतु मुगल सम्राट इतने शक्तिहीन हो गया था कि वह
12 वर्षों बाद मराठों की सहायता ली और 1772 ईस्वी में दिल्ली में जो है प्रवेश किया। और शाह आलमद्वितीय ने दिल्ली से दूर रहने के कारण रूहेला सरदार निजामुद्दीन दौला, उसके पुत्र जबीता खान और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाम कादिर ने 1788 में मुगल बादशाह शाह आलमद्वितीय को अंधा कर दिया और साथ ही उत्तरावर्ती मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय सदा बना रहा, जो नादिर शाह और आदम शाह आबादी के रूप में समय समय पर प्रकट हुआ। इस प्रकार अगर कथन की बात करें तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यही देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों को वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। दूसरा कह रहा है कि मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। और तीसरा ही कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक दस्तक विक्रय कर दी। तो अब यहाँ पे आपको कथन आपका देखिए कूट आपको दे रखा है। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। यह भी सत्य हो जाएगा और यह भी सत्य हो जाएगा। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए सन 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार साहू सुजा ने एक फरमान जारी किया, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर अदायगी के बदले कंपनी को पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुक्त व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेजी अधिकारियों से निजी व्यापार पर जो है चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और अपनी कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए ना करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय दी। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए आगे ज़्यादा नहीं, आपके 2 4 5 क्वेश्चन ही बचे हैं। अब यही देखिए क्या कह रहा है। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए कूट का सही काल नुक्रम को पता करें। अब यही देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नेरेटिव ऑफ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। सेकेंड कह रहा है जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 8049 अब आपका 50 और आपका और ड्राम्स रिपोर्ट दे रखा है। अब यहाँ पे आपको नीचे कूट दे रखा है। अब यहाँ पे नीचे आपका कूट दे रखा है। अगर मैं इस कूट के सहायता से अगर बात करूँ तो कूट के असर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए नारेटिव क्या है, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान 8024 एवं 8025 नामक रपट पादरी विशेष हेबरी ने लिखा था। 8028 में प्रथम प्रकाशन हुआ, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवधि इन द ईयर 8049 इंटू 50 कर्नल स्लीमन ने लिखा था, जबकि जेम्स आउटराउन की रिपोर्ट 8056 में लिखी गई, जिसका आधार बनाकर अवध की अंग्रेजी रूप में जो है विलय कर दिया गया। तो ऑप्शन देखिए इसमें ए विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। पहला, दूसरा, हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। कौन सा युग्म आपका सुमिलित नहीं है। कह रहा कि वस्टिडाड बक्सर का युद्ध, वस्टिडार आपका बक्सर का युद्ध दे रखा है। अब यह हुआ कब था, यह आपका हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 में, तो ये 1764 में हुआ था। और ये आपके गवर्नर हैं, ये सब कौन है, तो ये सब आपके गवर्नर हैं। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और बात करें आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स दे रखा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब बात करें तो 1799 में, कब, तो 1799 में। अब देखिए लॉर्ड वेलजली दे रखा है, लॉर्ड वेलजली। अब लॉर्ड वेलजली जो है
द्वितीय एंगल मराठा युद्ध। क्या हो जाएगा? द्वितीय एंगल मराठा युद्ध यानी मैसूर, ये आपका हो जाएगा द्वितीय में। तृतीय क्या हो जाएगा? तृतीय है ना, नहीं द्वितीय हो जाएगा। तो पूछ रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए अगर बात करें, देखिए ऑप्शन डी जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस दे रखा है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक मिनट, तो ये तो हमारा सुमिलित नहीं है। अब द्वितीय आपका देखिए, आपका कौन सा मराठा युद्ध है, ये आपका कब हुआ था? तो 1878 से, 1878 से आपका 1818 में, 1818 में हुआ था। और कौन थे? तो लॉर्ड, ये देखिए लॉर्ड आपके कौन थे? हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यही हमारा जो है सुमेलित नहीं था, विकल्प नंबर डी। बाकी देखिए आपका वो आपके वेस्टार्ड बक्सर का युद्ध जो आपका हुआ था, ये आपका कब हुआ था? तो आपका 1764 में, बिल्कुल सत्य है। और लॉर्ड आपका बेले जली दे रखा है, लॉर्ड बेले जली, ये आपका हुआ था 1799 में, 1799 में। और आपका देखिए क्या दे रखा है? हेस्टिंग से दे रखा है। हेस्टिंग आपका 1775 से, 1775 से आपका 1782 तक। आगे देखिए क्या कह रहा है, आपको सूची 1 से सूची 2 को फिर सुमेलित करना है। अब कह रहा है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब हुआ था? तो 1878 में, पहले का दूसरा, ए का दूसरा। और शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम 1876, दूसरे का पहला। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय नियम, ये 1861 में, सी का आपका चौथा। अब एक और बचा डी वाला। अब डी का देखिए, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, यह कब आपका हुआ था? ये आपका 1869, डी का आपका तीसरा हो जाएगा। 2143, 2143, देखिए 2143 विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन से कथन कारण जिम्मेवार थे या थीं? अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसियों, देखिए एक बार मैं ऑप्शन में आपको दिखा दूँ। ऑप्शन देखिए, यानी ऑप्शन आपके सभी के सभी हो जाएंगे। कौन से? यानी पहला भी हो जाएगा। और दूसरा बात करें, यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसियों के घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों का स्वजन परिवार और जाति के लोगों पर निर्भर करना पड़ता था। तो यह भी इसका एक कारण था। तीसरा कह रहा है, जब बागवानों का अंतरण पूंजीगत व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया, तो देशियों और निवेशकों को जानबूझकर उपेक्षा की गई, यह भी इसका एक कारण था। और प्रश्न हम एक बार और देखते हैं, तो 19वीं सदी में भारत में आर्थिक और विकास की कमी के क्या क्या कारण थे? तो यह तीनों हमारे कारण थे। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इन्हें समझ सकते हैं। बाकी तीनों हमारे सत्य हो जाएंगे। यही आपका जो है 19वीं सदी में जो है आपके आर्थिक का जो है प्रमुख कारण था। अब 50 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम का अनुसार आपको रखा गया है। अब भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम आपका 50 नंबर है ना। अब देखिए ऑप्शन मैं आपको एक बार दिखा दूं। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, तो देखिए काल के अनुसार देखें, तो देखिए हमारा पहला ये हो जाएगा, यानी बंगाल की सिपाही विद्रोह आपका पहला हो जाएगा। बंगाल का जो है सिपाही विद्रोह आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका पहला हो गया, फिर आपका देखिए तीसरा आएगा, तीसरा आएगा बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। उसके बाद आपका दूसरा आएगा कच्छ का विद्रोह है, क्या आएगा? कच्छ का विद्रोह। उसके बाद आपका पांचवा आएगा कोल विद्रोह और छठवा आएगा आपका संथाल विरोध। देखिए ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में बंगाल की विभिन्न व्यवस्थाओं में हुआ। सबसे पहले आपका क्या हुआ था? तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह है।
बंगाल का सिपाही विद्रोह जो आपका कब हुआ था, तो 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। उसके बाद आपका हुआ था क्या? तो उसके बाद आपका बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। और ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1800, देखिए डेट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1806 में हुआ था। उसके बाद कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो कच्छ का विद्रोह आपका हुआ था 1800, एक मिनट, 1816 से 32 में। 1816 से 32 में हुआ था। उसके बाद कोल विद्रोह आपका कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका देखिए, कोल विद्रोह 1831 से, 1831 से आपका कब हुआ था? तो 32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1855 में, 1855 से 1856 में। तो ये सारे क्लियर हो गए। आगे देखिए, इसका पहला ही हमारा सही था। कैसा, कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अब देखिए, आपका नाना साहेब दे रखा है, ये आपका कानपुर आपका सत्य हो जाएगा। लक्ष्मीबाई झांसी, यह भी सत्य हो जाएगा। और तांत्या टोपे मध्य भारत, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन कुंवर सिंह आपका उत्तर प्रदेश दे रखा है, यह नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बिहार। बिहार, और बिहार में कौन सी जगह? तो आपका जमशेदपुर, जगदीशपुर से। कहाँ से? तो जगदीशपुर से, जगदीशपुर से। तांत्या आपके कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे? बिहार, जो कि आपके जगदीशपुर से। और देखिए 52 नंबर देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि समाज सुधारक राजा राम मोहन की राय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। तो अगर मैं बात करूं, अब देखिए यहीं पर क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कि राजा राम मोहन राय जो है सुभ्रांत वर्ग के थे, जिनकी शक्ति आपकी चिरा अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। यही हमारा गलत हो जाएगा और यही हमसे कह रहा था। बाकी उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई का एक ईश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था। तो यह तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने उपनिवेशों और बंगाल में अनुवाद किया, ये भी सत्य हो जाएगा। डी हो जाएगा, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना कोलकाता में 1815 में हुई थी। यह भी सत्य हो जाएगा। लेकिन आपका पहला जो है हमारा यही पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आपका 53 नंबर कथन कारण दे रखा है। और कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। कारण इसी से रिलेटेड कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बात करें तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और बात करें तो आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान किया। और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। 54 नंबर देखिए, कह रहा कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि कथन दे रखा 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत की आधुनिकरण हुआ। और कारण कह रहा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य विचार थे, जो आपके आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। अगर बात करूं, ए सही है किंतु आर गलत है, आर सही है किंतु ए गलत है। और देखिए, अब देखिए हमारा अगर बात करें, ऑप्शन दोनों हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य संस्कृति के अध्ययन करते हुए एक बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धारणाओं एवं भावनाओं को आत्मविश्वास किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इस बुद्धिजीवी वर्ग के निर्णायक भूमिका रही। इसने भारतीय समाज को आधुनिक राष्ट्र के पथ पर अग्रसर अग्रसर किया। सामाजिक सुधार आंदोलन ने आधुनिकता के विचारों को प्रसारित किया। तो कथन आर दोनों हमारे सही हैं। कथन ए जो है कारण आर का सही व्याख्या कर रहा है। तो यह ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा डी विकल्प में है। ऑप्शन डी हम जो है करेक्ट कर देंगे।
आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब कूटो यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, तो भारतीय जनसंघ क्या हो जाएगा, भारतीय जनसंघ पहले का दूसरा। और मीनू मसानी दे रखा है, मीनू मसानी क्या है, तो ये जो आपके हैं क्या, तो स्वतंत्र पार्टी। कौन से, स्वतंत्र पार्टी, यानी ए का पहला, ए का दूसरा क्या, ए का दूसरा, और बी का तीसरा, सी है और डी है। अब बात करें एम एस डांगे, एम एस डांगे दे रखा है, तो ये हो जाएंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सी का पहला, और डी का क्या हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा, ये आपके प्रजा स्पेशलिस्ट पार्टी। तो 23 और 14, 23 14 देखिए विकल्प नंबर ए में ही हमारा दिख रहा है। विकल्प नंबर ए जो है हम इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी 20वीं शताब्दी में जो घटनाएं घटी हैं उसी को काल क्रम के अनुसार आपको जो है तो वो करना है। तो देखिए अगर बात करें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला, पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर आपका दूसरा, और लास्ट में आपका चौथा हो जाएगा। अगर बात करें, देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पे, तो मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और बात करें तो देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके व्योम चंद चटर्जी। कौन थे इसके अंदर, आप इसके व्योम, व्योमेश चंद्र चटर्जी इसके आपके अध्यक्ष थे। और बंगाल का विभाजन, बात करें बंगाल का विभाजन, यहाँ देखिए बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और ये आपका कब किया था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में किया था। और लागू कब हुआ था, तो 1911 में हॉर्डिंग के द्वारा वह आपको वापस ले लिया गया था। किसके, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के आदेश पर यह आपका वापस ले लिया गया था। और 1906 में देखिए क्या दे रखा आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। यह कब हुई थी, तो 1916 में आपका हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम, जो आपके ढाका में आगा खा के और सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था। और नरम दल और गरम दल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के सूरत अधिवेशन में 1900 आपका कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। नरम दल और गरम दल जो आपका बंटवारा हुआ था, सूरत अधिवेशन आपका 1907 में विभाजन हुआ था। 57 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प चुनिए। कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन की अजता राज बिहारी घोष ने की थी। और देखिए कथन कह रहा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुटों चरम और नरमपंथी विभाजित हो गई। कथन कह रहा तीसरा, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता AP सिन्हा ने की थी। तो अगर मैं बात करूँ इसमें आपका कथन और कारण कौन सा हो जाएगा, तो देखिए विकल्प हम इसमें देखिए विकल्प नंबर देखिए सी हमारा कथन हो जाएगा। कथन एक का हो जाएगा सही है, दूसरा सही है, किंतु तीसरा आपका गलत है। तीसरा जो आपका गलत हो जाएगा, यह भी आपका सत्य, ये भी सही है, लेकिन ये जो आपका है ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए 1907 में, कब, 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी। ये तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अब यही बात करें 1916 में, कहाँ पर, 1916 में वार्षिक अधिवेशन यह कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह आपका लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं दरम दल की समझौता हुआ था। तो अगर बात करें तो देखिए विकल्प नंबर सी हमारा एक बार और देखते हैं। तो कथन है कि दूसरा सही है, किंतु पहला और दूसरा सही है, किंतु आपका तीसरा गलत है। तो तीसरा हमारा जो है इसमें गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा आपका जो रखा है यह गलत हो जाएगा। अब देखिए आपका 58 नंबर है। बस कह रहा खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया।
और कारण कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व था। अब 58 नंबर है ये। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अब देखिए अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहे तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता समर्थन दिया कि वह युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परंतु वादे के विपरीत युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य को विघटित करने का निश्चय किया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया और खिलाफत आंदोलन के समय अधिक जोर पकड़ लिया और उस समय गांधी जी भी शामिल हो गए और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को तत्कालीन राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों को भागीदारी और सुनहरा अवसर माना। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन दोनों में एकता का प्रमुख तत्व इसका ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी होना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण ही खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी हेतु प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन में पढ़े लिखे मुसलमानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कथन कारण सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब देखिए यहीं पर क्या कह रहा है, आपको सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है और सही कूट का आपको प्रयोग करना है। और उच्च वेग दे रखा है, उच्च वेग का क्या हो जाएगा, उच्च वेग का आपका हो जाएगा मैक हो जाएगा, पहले ए का पहला हो जाएगा। तरंग धैर्य दे रहा है, तरंग धैर्य का एंगस्ट्राम हो जाएगा और बी का आपको दूसरा हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या दे रखा है, दाब दे रखा है, दाब का क्या हो जाएगा, दाब का तो आपका पास्कल होता ही है। तीसरे का सी का तीसरा, ऊर्जा का जूल होता है यानी डी का चौथा। 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर एक सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। तो कह रहा कि ऑडियोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यह यंत्र है। आंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है और एमीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वह सुमिलित नहीं है। एमीटर जो आपका दे रखा है ना, यह किसी विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यह यंत्र है। क्या है, यंत्र है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। अतः विकल्प डी हमारा सही नहीं है, बाकी आपके अन्य जो है सुमेलित हैं। तो ये थे हमारे टोटल 60 प्रश्न। आज के लिए फ़िलहाल हमारा इतना ही रहेगा और आप कमेंट में बताइएगा, जैसे मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराया, कि आपको कैसा लगा और आपका स्कोर क्या रहा। तो अगर कोई आपको जो है परेशानी है या आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।